अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज प्रोग्राम में हमें सबसे पहले बात करनी है सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात पर। बात हमें इसलिए इन पर करनी है, जैसा कि आप जानते हैं कि 2016 में बिल्कुल आगाज़ में ही जनवरी के महीने में ही इनके जो सफ़ारती ताल्लुकात हैं वो तो मुनक़ता हुए थे, लेकिन उससे बहुत पहले से इनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट, एक जिसको कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब चले आ रहे थे। लेकिन अब जी इराक़ी हुकूमत ने बहुत सारी एफ़र्ट्स की हैं और उन एफ़र्ट्स का नतीजा ये देखने में आ रहा है कि एक बार फिर से बातचीत होने जा रही है। बगदाद के अंदर ये बातचीत हो रही होगी और अब जो पाँचवा दौर है, जो पहले कहा गया कि नाकाम हुआ, उस तरह से कामयाब नहीं हुआ, उसके बाद हम देखेंगे कि जो छठा दौर है ये भी होने जा रहा है। मुज़ाकरात के जो मकाम है उसके हवाले से भी मुख्तलिफ़ ख़बरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। बहरहाल अहम बात यह है कि मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। अच्छा जी, असल जो मसला था, अगर उस हवाले से बात करें तो जो ज़्यादा नुकसान हुआ, सऊदीया जो इल्ज़ाम लगाता चला आ रहा है ईरान पर, वो हौसी बागियों को लेकर है। हौसी बागियों की जानिब से आज भी हमने देखा कि जी गुज़िश्ता रोज़ जब पहली कमर्शियल फ़्लाइट जो है उसकी रवानगी होना थी, तो यहाँ पर यमनी एयरलाइन की परवाज़ के जो 104 मुसाफिर हैं जिसे ओमान रवाना होना था, उनको रुकना पड़ा। क्यों रुकना पड़ा? हौसी बागियों की वजह से रुकना पड़ा। अब ये जो पहली कमर्शियल फ़्लाइट है जिसको यहाँ से जाना था, ये क्यों रवाना नहीं हो सकी? सऊदीया और ईरान का असल में प्रॉब्लम है क्या दोनों के दरमियान? ईरान क्या ऐसा चाहता है जो सऊदीया नहीं कर रहा है? हौसी बागियों का मसला क्या है? ये सारी चीज़ों पर पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, एक डिटेल्ड पैकेज, और उस पैकेज के बाद हमारे साथ डॉक्टर जमील अहमद खान साहब मौजूद होंगे, उनसे हम इस पर बात कर लेंगे। ईरान और सऊदी अरब में एक बार फिर बातचीत का आगाज हो गया। जर्मन नशियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इन मुज़ाकरात में बगदाद की सालसी में खुसूसी काविशें शामिल हैं। ईरानी वेबसाइट ने दावा किया कि बगदाद में मुज़ाकरात का ये 5वां दौर था। इसमें दोनों अतराफ के सिक्योरिटी हुकाम के साथ साथ इराकी और ओमानी हुकाम भी शरीक हुए। इन मुज़ाकरात से दोनों ममालिक के माबैन रवाबित की बहाली की उम्मीदों में इजाफा हुआ है। आलमी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि इससे कबल इन मुज़ाकरात का चौथा मरहला गुज़िश्ता साल सितंबर में हुआ था, जिसके बाद दोनों ममालिक की जानिब से बातचीत रोक दी गई थी। रवां साल जनवरी में ईरान और सऊदी अरब की जानिब से सिफारत खाने खोलने की खबरों को आलमी सतह पर गैर मामूली पजीराई मिली। अब इराकी हुकूमत की कोशिशों से होने वाले मुज़ाकरात में उम्मीद जाहिर की जा रही है कि मुस्तकबिल करीब में इन दोनों हरीफ ममालिक के माबैन तल्लुकात बहाल हो जाएंगे। दूसरी जानिब एक और खबर है कि सना के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से इतवार को पहली तिजारती परवाज की रवानगी मुअख्खर कर दी गई। यमनी एयरलाइन की इस परवाज ने 104 मुसाफिरों को लेकर उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान के लिए रवाना होना था। यमन के वजीर इत्तलात मुअम्बर अल ईरानी ने रुकावट की तमाम जिम्मेदारी हौसी जंगजुओं पर आयद की है। अल ईरानी ने ट्विटर पर जारी बयान में इल्जाम आयद किया कि हौसियों ने इस मुआहदे की पासदारी नहीं की, जिसके मतन में आईनी हुकूमत की जानिब से जारी पासपोर्ट की मंजूरी की शिक शामिल है। उन्होंने कहा कि हौसी परवाज में ऐसे 60 अफराद को सवार करने की कोशिश कर रहे थे जिनके पास गैर मंजूर शुदा पासपोर्ट थे। यमन के वज़ीर इत्तलात ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि वो हौसी बागियों पर दबाव डालें ताकि वो इस इंसानी मामले के साथ खिलवाड़ बंद करे, शहरियों को यरगमाल बनाने और उनके इस्तेसाल का सिलसिला रोका जाए। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि अक़वाम मुत्तहिदा ने रवां माह के अवाइल में यमन में 2 माह की जंगबंदी का ऐलान किया था। इस मुआहदे के तहत सना एयरपोर्ट को ओमान और काहिरा के लिए हफ्तावार 2 परवाजों के लिए खोला जाएगा। 18 ईंधन के जहाजों को हदीदा बंदरगाह में दाखिल होने की इजाजत होगी। मुतहारिब धड़ों ने तमाम महाजों पर लड़ाई रोकने और मुहासरे को खत्म करने की निगरानी के लिए एक मुश्तरका कमेटी बनाने पर भी इत्तफाक किया गया था। जंग बंदी के बाद से हौसी मलेशिया अभी तक यमनी सूबों के दरमियान इंसानी गुजरगाहें और रास्ते खोलने में टाल मटोल से काम ले रही है। यमन के अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदा ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए फ़रीक़ैन पर जोर दिया कि वो उनके दफ्तर के साथ मिलकर काम करें ताकि एक ऐसा हल तलाश किया जाए जिससे परवाजों को मंसूबा बंदी के मुताबिक दोबारा शुरू किया जा सके।
बिल्कुल जी, मनसूबा बंदी के तहत ये जो परवाज़ें हैं इनको शुरू करने की बात की जा रही है, लेकिन मनसूबा बंदी असल में जो है वो इसलिए करनी चाहिए, की जानी चाहिए ताकि जो जहाँ अमन है उसकी बहाली मुमकिन हो सके। ख़ास तौर पर जो एक कॉन्फ्लिक्ट है दोनों ममालिक के दरमियान, सऊदीया और ईरान के दरमियान, उसको हल किया जा सके। इसी को लेकर 5वां दौर हुआ है मुज़ाकरात का बगदाद के अंदर, लेकिन इसकी कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्स जो हैं, जो तफसीलात हैं वो सामने नहीं आई हैं। कोशिश करेंगे डिटेल ये तफसीलात हम जान सकें डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब से, जो कि साबिक सफ़ीर रहे हैं UAE में, पाकिस्तान के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। और बरतानिया से आज ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं, UK में, कनाडा से ज्वाइन कर रहे हैं, कनाडा में आज ये मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आप कनाडा में हैं, आपकी मसरूफियात भी हैं, लेकिन फिर भी आप मेरे शो के लिए वक्त निकाल रहे हैं। नवाजिश इसके लिए जमील अहमद ख़ान साहब। सर ज़रा ये फरमा दीजिएगा, ये जो मुज़ाकरात का 5वां दौर हुआ है, इस बारे में ईरानी वज़ारत ख़ारजा ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि जी बड़ा मुस्बत रहा है। अब ये जो दीगर इत्तलात आ रही हैं इनसे जुड़ी हुई, ख़ास तौर पर इन दोनों ममालिक के दरमियान जो भी क्लैशेस जो रहे हैं, जिस तरह से भी तज़ादात हमें दिखाई देते हैं एक दूसरे के मामलात को लेकर, आपको लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें जोड़ी जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं अगर नेक्स्ट कोई एक आध दौर और होता है सर? जी हाँ, इस मरतबा तो उम्मीद काफ़ी बेहतर होती जा रही है और उम्मीद नज़र आ रही है, इसलिए कि आलमी मंजरनामे में जो तब्दीली आई है, जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप इस वक्त है आलमी मंजरनामे पर, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यस, उम्मीद की किरण है। और मैं इस पर आ जाता हूँ, लेकिन ये जो इस वक्त 5वां राउंड है, ये 8 साल के बाद ये जो इतने राउंड हुए हैं, ये 5वें राउंड में कुछ कलीदी उम्मीद नज़र आ रही है। और मेरा अपना तज़िया ये कहता है कि आने वाले चंद हफ्तों या एक आध महीने में फॉरेन मिनिस्टर्स की भी इसमें मीटिंग होगी। और इस सूरत हाल में ख़ास तौर पर ये जो मैंने बात की आलमी तनाजुर की, उसमें यह है कि अगर आप इसको जोड़ें कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन पेश की थी यूक्रेन के हवाले से अमेरिका ने, तो उसमें ना यूएई ने भी रिफ्रेन किया, उसको ऑब्स्टेन किया, सऊदी अरब ने भी ऑब्स्टेन किया। अब इसको थोड़ा सा एक और पैराहे में देख लें कि ऑयल के सिलसिले में कि ऑयल चाइनीज़ करेंसी में बेचा जा सके, उस सिलसिले में एक मीटिंग हुई मार्च में सऊदी अरब और चाइना के दरमियान। और उसके बाद एक वार्निंग इशू हुई अमेरिका के तरफ से मजीद सऊदी अरब और यूएई को कि आप लोग ऑयल ज़्यादा पंप करें, ज़्यादा ऑयल की पैदावार बढ़ाएं, ताकि रशिया को तकलीफ पहुंचे और वो उनका ऑयल सस्ता हो। और जो 5 से 6 बिलियन डॉलर उनको हफ्ते के मिल रहे हैं ऑयल एंड गैस में, जो जंग में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि उन्हें सैंक्शन का भी असर हो और उनके पास आमदन भी कम हो। तो लेकिन ये तमाम चीज़ें जिस अंदाज में अमेरिका चाहता था नहीं मानी गई। तो अब आ जाते हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ कि अब मिडल ईस्ट भी अपने टोटल जियो पॉलिटिकल तनाज़र को पेश नज़र रखते हुए अपने मरासम को थोड़ा बेहतर और ज़्यादा मुस्तहकम करना चाहता है चाइना के साथ। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आपकी गुफ्तगू से फिर हम ये समझ लें कि अब ये जो दोनों ममालिक हैं, सऊदीया है, ईरान है, चले तेल है, गैस है, पेट्रोलियम मसनूआत हैं, उनमें तो कहीं ना कहीं अपनी मर्जी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अमेरिका के उस तरह से नहीं सुन रहे हैं जिस तरह से अमेरिका चाह रहा है। लेकिन इनके दरमियान जो तनाज़ात हैं उनको लेकर अमेरिका को कोई रोल नहीं रहेगा फिर इन मुज़ाकरात के अंदर? ये दोनों ममालिक बिल्कुल आज़ादाना तरीके से जो अपने मुतालिबात सामने रखना चाह रहे होंगे, मानना चाह रहे होंगे, मनवाना चाह रहे होंगे, उसी तरह से होगा? पूछने का मकसद ये है कि अमेरिका का कोई असर नहीं होगा इन मुज़ाकरात के ऊपर। नहीं, अमेरिका तो चाहेगा कि उसका असर हो। और अमेरिका इसलिए चाहेगा कि जो उसका इस वक्त फॉरेन पॉलिसी की सबसे कलीदी और अहम नुक्ता है अमेरिका का, वो है कंटेनमेंट ऑफ चाइना। अगर ईरान और सऊदी अरब यानी मिडल ईस्ट के यानी कि गल्फ कंट्रीज़ के लोग अगर ममालिक आपस में उनकी हम आहंगी हो जाए, तो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जिस अंदाज में अमेरिका कंटेनमेंट चाहता है उसमें फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका कंटेनमेंट के लिए उसे गल्फ कंट्रीज़ की सरजमीन का इस्तेमाल, उनके इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल भी तो चाहिए होगा ना। तो उस लिहाज से वो चाहेगा कि ज़ाहिर है इतनी आसानी से ना हो। लेकिन क्योंकि दूसरी तरफ भी चाइना, रशिया और ये ब्लॉक, क्योंकि ये ट्रांजिशनल पीरियड में जो थोड़े से मरासम बेहतर नज़र आते हैं होते हुए, इसके पस मंज़र में आप ये भी देख लें कि चाइना की और रशिया की दोनों की इनग्रेस, दोनों के रिलेशंस गल्फ कंट्रीज़ में बहुत मुस्तहकम
ہو گئے بلکہ بتدریج ہوتے جا رہے ہیں. اور اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو آنے والے منظرنامہ نظر آتا ہے ڈالر پہ پریشر، اس پہ یہ گلف کنٹریز کی اور مڈل ایسٹ کے باقی آئل پروڈیوسنگ کنٹریز وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ انہیں اب ٹرانزیشن کی طرف آنا چاہیے. قدغن ان پر یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ صرف جو تیل بیچیں گے وہ ڈالر میں ہی بیچیں گے. اس سے نکلنے میں انہیں تھوڑا ٹائم لگے گا. پاکستان کے لیے سنہری موقع ہے کہ پاکستان اس وقت اپنی فارن پالیسی اور اپنے ڈپلومیسی میں زیادہ سے زیادہ تیزی لائے تاکہ یہ جو بہتری کے طرف حالات جا رہے ہیں اس میں پاکستان دنیا کا جوہری قوت، پاکستان اسلامک امہ کا جوہری قوت اور اتنا بڑا ملک وہ بھی کہیں نظر آئے. اس میں اس وقت عمان اور عراق ہی نظر آ رہے ہیں اس ڈائیلاگ میں اور فیسیلیٹیشن میں. اگر پاکستان کے لیے یہ اچھا موقع ہے کہ وہ اپنی انٹری دے. پرائم منسٹر جا رہے ہیں اس ہفتے سعودی عربیہ، یقیناً یہ ان کے پس منظر میں اور ایجنڈے میں ہوگا کہ وہ اس فیسیلیٹیشن میں کنسلٹیشن کریں اور ساتھ میں جو ہمارے ڈیزگنیٹ فارن منسٹر ہیں بلاول بھٹو زرداری، ان کو بھی اب جہاز میں بیٹھ کے زیادہ کام کرنا چاہیے اور شٹل ڈپلومیسی زیادہ کرنا چاہیے انہیں، تاکہ وہ ایران، سعودی عرب اور یہ جو بدلتے منظرنامے میں اس سے اپنا استفادہ حاصل کریں. یہ جو ٹرانزیشنل جمیل احمد خان صاحب یہ فرما دیجیے گا، پاکستان کو کردار تو ادا کرنا چاہیے ہے، دیگر ممالک کو بھی یقینی طور پر. عراق کی جو ثالثی ہے اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو اس سے خطے کے جو ممالک ہیں، دیگر جو ممالک ہیں، ان کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فائدے کو دیکھتے ہوئے دیگر ممالک کو اس میں آگے آنا چاہیے، پاسبل ہے ان کے لیے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ او آئی سی میں سب سے بڑی ایک پرابلم جو ہمیں تھی وہ یہی تھی کہ خطہ بٹا ہوا تھا. او آئی سی کے بڑے اہم ممالک بٹے ہوئے تھے. او آئی سی کے انٹرسٹ میں اس میں فرق پڑ رہا تھا. تو اگر ان کی حالات بہتر ہو جاتے ہیں سعودی عرب تو اور ایران کے، تو سعودی عرب کے آئل انسٹالیشنز پہ حملے ختم ہو جائیں گے. سعودی عرب کا وہ جو ٹوٹل ڈیپینڈنس ہیں ڈیفنس پر اور باقی تمام معاملات میں، سعودی عرب نہیں چاہے گا کہ آل ایگز ان ون باسکٹ. تو وہ بھی اس چیز کی طرف سوچ رہا ہے بدلتے حالات کو دیکھتے ہوئے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یقیناً دوسرے مسلم امہ ایز اے ہول بینیفیشری رہے گی اس کی، اور مسلم ممالک میں تمام روابط بڑھیں گے، تجارت بڑھے گی، سماجت بڑھے گی، سیاست بڑھے گی، اور جیو اسٹریٹجک اہمیت مسلم ممالک کی اور زیادہ بڑھے گی. اور میں جو کہہ رہا تھا، اچھا جمیل صاحب، ایک بڑی اہم چیز جو میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں وہ حوثی باغیوں کے طرز عمل کے حوالے سے ہے. بہت ساری جگہوں پر، میں نام نہیں لوں گی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب ایسے گروہ جو ہیں جن کی پشت پناہی کی جاتی ہے، جنہیں کریٹ کیا جاتا ہے، جن کو سپورٹ کیا جاتا ہے، بعد میں جب کہیں نہ کہیں ان کو کنٹرول کیے جانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ کنٹرول میں آتے نہیں ہیں. اگر ان دونوں ممالک کے درمیان یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، معاملات طے پا جاتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ حوثی باغی اپنا طرز عمل جو ہے وہ تبدیل کر لیں گے، آسانی سے کر لیں گے؟ مجھے کیونکہ 3.5 سال تک میں نے سربراہی کی ہے اقوام متحدہ کے ڈپارٹمنٹ کی یمن میں، اور سنا ہی میرا ہیڈ کوارٹر تھا، تو حوثی باغیوں کو میں بہت اچھی طرح، اور ظاہر ہے یمن کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں. اور حوثی باغی جو ہے بڑے منظم ہیں اور کافی پڑھے لکھے ہیں حوثی باغی، اور ان کو میں سمجھتا ہوں کہ جب انہیں یہ نظر آئے گا کہ اب ان کے ساتھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے اور پراکسی وار ختم ہو گئی ہے یا اس میں مدد ملے گی، تو آٹومیٹکلی حوثی اس معاملے میں کافی پروگریسو ہیں اور وہ اپنے پروگریس کی طرف چلے جائیں گے، بجائے اس کے کہ وہ اس جنگ کے 8 سال میں جو انہوں نے جتنا نقصان اٹھایا ہے اور جتنا نقصان پہنچایا ہے اس سے وہ نکلنا چاہیں گے. اور اطلاعات بھی یہی آ رہی ہیں، اور جو میرے رابطے اب بھی یمن میں ہیں اس سے بھی محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ کافی تنگ آ چکے ہیں دونوں جو گروپ اور دونوں فریق، اور وہ چاہتے ہیں کہ اب یمن میں، کیونکہ دیکھیں یمن آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے، اور یمن میں اور سب سے بڑی بات ہے کہ یمن پاکستان کے لیے بڑا نرم گوشہ رکھتا ہے. دنیا میں 2 عربک اسپیکنگ ممالک ہیں، ایک یمن اور دوسرا لیبیا، جو پاکستان کی، اور میں اتفاق سے دونوں جگہ رہا ہوں، دونوں جگہ میں نے خدمات انجام دی ہیں پاکستان
पाकिस्तान की, तो मैंने देखा है कि जो उनके दिल में पाकिस्तान के लिए कदर व मंजिलत है वो मुकाबलतन बाकी जगहों पर नहीं है। तो उस लिहाज से भी पाकिस्तान का किरदार बड़ा हो जाता है। आपके सवाल के मुख्तसरन जवाब में कि यस, ये हौथी बागी जो हैं वो कंट्रोल में आ सकते हैं, लेकिन जो वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि काफ़ी रेडिकलाइज हो जाते हैं, मिलिटराइज हो जाते हैं, उसके लिए एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है और यूनाइटेड नेशंस के सरबराह वहाँ इस सिलसिले में उन्होंने पूरी अपनी मंसूबाबंदी की हुई है और उनकी वजह से ही ये जो आपने देखा 2 महीने का एक ट्रूस पैदा किया गया, यानी कि एक सीज फायर पैदा किया गया दोनों तरफ से, वो अक़वाम मुत्तहिदा की इसमें काफ़ी कोशिश और काविश है। और उसमें मैं एक चीज़ जो आपको मज़ीद आपकी तवज्जो दिलाता चलूँ यूएई के और सऊदी अरब के हवाले से, वो ये कि बशर अल असद को जो दावत दी उन्होंने पहली दफ़ा 2011 के बाद यूएई में वो ऑफिशियल विजिट पर आए, तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह मंजरनामा तब्दील हो रहा है। और यूएई ने उसके बाद फिर जो अब्सटेन किया सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन से यूक्रेन के खिलाफ जो पेश की गई थी, इन तमाम चीज़ों को अगर डॉट्स को जोड़ें इन तमाम को, तो ये मंजरनामा हमें महसूस होता है कि बेहतर होता नज़र आ रहा है और पाकिस्तान को अब अपने जो है वो फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से थोड़ा सा मज़ीद मुतहर्रिक होना पड़ेगा और इन चीज़ों को जहन में पेश रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। और मुझे तो इसमें पहली दफ़ा बहुत अच्छी उम्मीद मुझे पैदा हो गई है। जी ठीक है जी, पॉजिटिव ही आप समझ रहे हैं कि मुज़ाकरात जो हैं उस समत में जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आपसे आज बात करना इसलिए भी बहुत बेहतरीन रहा कि आप बड़ा तजुर्बा भी रखते हैं। लिबिया हो गया, यमन हो गया, हौती बागी हो गए, आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी करते हैं। और आपने ये भी अभी फरमाया जो बड़ा पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए, कि जो वहाँ के अवाम है वो भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बड़ा एक नरम गोशा रखते हैं। तो ये आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, मज़ीद अपना किरदार इसमें अदा करना चाहिए दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करवाने के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, साबिक सफ़ीर, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे जी। बात हो रही थी सऊदीया और ईरान के हवाले से। अब हमें बात करनी है रूस और यूक्रेन जंग को लेकर। इत्तलात आ रही हैं कि यूक्रेन के अंदर जो रशियन फोर्सेस हैं उन्होंने 5 रेलवे स्टेशंस को निशाना बनाया है। वैसे तो ये कहा जाता रहा है रूस की जानिब से कि हम तो शहरी आबादी पर, इस तरह के मेट्रो स्टेशंस पर, इस तरह की चीज़ों पर अटैक्स नहीं कर रहे हैं, हमले नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज ये बड़े अटैक्स जो हैं ये किए गए हैं। और ये 5 रेलवे स्टेशन, इनके मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं विंडो के अंदर, इनको तबाह कर दिया गया है। इत्तलात आ रही हैं, मगरबी इलाका है चूँकि ये जहाँ पर ये अटैक्स किए गए हैं, 3 मुसाफिर हलाक हुए हैं और 16 मुसाफिर जो हैं 16 जो मुसाफिर ट्रेनें हैं उनकी जो आमदोरफ्त है वो मुअत्तल होकर रह गई है। कहा यह जा रहा है बहाली का सिलसिला वहाँ पर कोशिश की जा रही है, एफर्ट की जा रही है, लेकिन एक जंग ज़दा इलाके के अंदर किस तरह से बहाली की सरगर्मियाँ जो हैं वो मुमकिन हो सकती हैं, ये तो नाज़रीन आपके इल्म में ही है। बहरहाल अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा जो हैं उन्होंने और उनके जो वज़ीर दिफ़ा हैं अमेरिका के, उन्होंने सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की है। इस मुलाकात को बड़ा अहम भी करार दिया जा रहा है। एंटनी ब्लिंकन ने इस मौके पर कहा कि रूस यूक्रेन में अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा है। ये वो बात है जो जब ये जंग शुरू नहीं हुई थी तब से अमेरिका की जानिब से कही जा रही थी कि जी अगर रशिया अटैक करता है तो जिन मकासद के लिए, जिन मफादात के लिए वो कर रहा है उसका हुसूल नहीं होने वाला है, वो उसमें कामयाब नहीं होने वाला है। और आज भी एंटनी ब्लिंकन हमें इसी तरह की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहा उन्होंने ये भी है कि अगर यूक्रेन को दुरुस्त हथियार मिल जाएँ तो वो जंग जीत सकता है। सवाल ये है कि दुरुस्त हथियार फिर देने किसने हैं? आप ही हैं जिसने प्रोवोक किया था, आप ही हैं जिसने ये सारा मामला आगे बढ़ाया था, अमेरिका नहीं। ज़ाहिर है ये बात कोई हम नहीं कह रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर, ये बात जो है ये खुद यूक्रेनी प्रेसिडेंट जो है वो बारहा कह चुके हैं कि जी हमें आगे किया गया, हमें सपोर्ट का वादा किया गया, लेकिन जब ये जंग शुरू हो गई तो हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अब ये आज जो मुलाकातें हो रही हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो हथियारों के खरीदो फरोख्त को लेकर चीज़ें सामने आ रही हैं, क्योंकि अमेरिका तो ये चाह रहा है कि खरीदो फरोख्त इसी तरह से जारी रहे, लेकिन एक इदारा है स्प्रे के नाम से, उसकी एक रिपोर्ट भी मंजर आम पर आई है इन हथियारों की खरीदो फरोख्त को लेकर, जो ये असलहा ख़रीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। ये रिपोर्ट क्या कहती है, फिर यहाँ पर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर दिफ़ा क्या कहते दिखाई दिए, ये भी आपको बताएंगे। और फिर 5 रेलवे स्टेशन इनको क्यों तबाह किया गया है और उसके बाद यहाँ पर मंजर क्या है जंगज़दा इलाके के अंदर, ये सारी चीज़ें हमने एक रिपोर्ट के अंदर समझी हैं, आपको दिखाते हैं।
रूस और यूक्रेन जंग तीसरे माह में दाखिल हो चुकी है। यूक्रेन में रूसी फौज की कार्रवाइयां जारी हैं। खबररसा इदारे के मुताबिक मॉस्को फौज के यूक्रेन के हमलों पर 5 रेलवे स्टेशन मुकम्मल तबाह हो गए हैं, जबकि हमलों में 3 मुसाफिर भी हलाक होने की इतलात हैं। रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। मकामी हुकाम के मुताबिक डेनियस्क में रूसी गोलाबारी से 2 बच्चों समेत 5 अफराद हलाक हो गए। डेनियस्क के दिफाई सरबराह का कहना था कि हलाक होने वाले बच्चों की उम्रें 5 और 14 साल थीं। फ्रीकैन में जनूबी शहर मारियोपोल कॉरिडोर पर कोई मुआहदा नहीं हुआ, जिसकी तस्दीक यूक्रेनी नायब वज़ीर-ए-आज़म ने की। उधर रूस ने यूक्रेन के साहिल पर 8 जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं। वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने बताया कि ये जहाज एक वक्त में कुल 58 मिसाइल दागने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने दारुल हुकूमत कीव में यूक्रेनी सदर से मुलाकात की। अमेरिकी वफ्द के इस दौरे को इंतहाई खुफिया रखा गया। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि यूक्रेन जंग में रूस अपने मकासद हासिल करने में नाकाम हो रहा है। मगरिब की तरफ से पाबंदियों के सबब रूसी मईशत मुश्किलात में घिर चुकी है। अमेरिकी वज़ीर दिफा का कहना था कि अगर यूक्रेन को दुरुस्त हथियार और आलात मिल जाएं तो वो रूस के खिलाफ जंग जीत सकता है। अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा कि यूक्रेन को $165 मिलियन मालियत के गोला बारूद की मुमकिन फरोख्त की मंजूरी की हिमायत की है। Ukrainians are standing up, they're standing strong, and they're doing that with the support that we have coordinated from literally around the world. The nature of the fight has evolved because the terrain that they're now focused on is a different type of terrain. So they need long-range fires. You've heard them express a need for tanks, and we are doing everything that we can to get them the types of support, the types of artillery and munitions that will be effective in this stage of the fight. जर्मन नशियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल अक़वामी सतह पर हथियारों की खरीदो फरोख्त पर नजर रखने वाले स्वीडिश इदारे सिप्री ने कहा है कि दुनिया भर में हथियारों पर उठने वाले अखराजात पहली मर्तबा 1 साल के दौरान $2 ट्रिलियन की हद से बढ़ गए हैं। पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक साल 2021 के दौरान दुनिया भर में $2.113 ट्रिलियन हथियारों की खरीदो फरोख्त हुई। बिल्कुल जी, हथियारों की जो दौड़ है इसमें तेज़ी आती हुई दिखाई देती है और यही चीज़ें जो हैं आज अमेरिका की जानिब से भी कह दी गई हैं कि अगर हथियार और मिल जाते हैं यूक्रेन को तो यूक्रेन ये जंग जीत सकता है। बहरहाल जी, एक और जगह पर भी हमें जंग दिखाई देती है और ये जंग दिखाई देती है हमें भारत के अंदर। ये जंग है मुसलमानों के ख़िलाफ़, ये जंग है वहाँ मौजूद अक़लियतों के ख़िलाफ़, ये जंग है वहाँ मौजूद जो छोटी ज़ात, जिनको वो छोटी ज़ात कहते हैं, छोटी ज़ात के, निचली ज़ात के हिंदू जिनको मानते हैं, आरएसएस के नज़रिए को मानने वाले लोग, उनके ख़िलाफ़। और ये जंग अब बहुत ज़्यादा फैलती हुई दिखाई दे रही है। कहा यह जा रहा है माहिरीन की जानिब से कि अब जो यहाँ का निज़ाम तालीम है भारत का, हिंदुस्तान का, उसको भी ज़ाफ़रानी रंग के अंदर रंगने की कोशिश की जा रही है। किसकी जानिब से की जा रही है? मोदी सरकार की जानिब से की जा रही है, उसके कारिंदों की जानिब से की जा रही है और आरएसएस नज़रिए की जानिब से मानने वाले हर इंतहा पसंद की जानिब से की जा रही है। किया क्या गया है जी? हुआ यह है कि भारतीय मीडिया पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि जो मरकज़ी तालीमी निज़ाम है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसने 2022-23 के लिए जो निसाब बना है, जो किताबें छापी गई हैं, उसके अंदर बहुत सारे अहम जो मौज़ूआत हैं उनको सिलेबस से हटा दिया है। ये मौज़ूआत क्या थे? ये मुग़ल दरबार के हवाले से थे, ये फैज़ अहमद फैज़ के अशार थे जो उससे हटा दिए गए हैं, जो पोस्टर्स थे फैज़ अहमद फैज़ के या चंद अहम मुसलमान शख्सियात के, वो भी इस निसाब के अंदर से हटा दिए गए हैं। और इस खिलाफ के जो रहनुमा है राहुल गांधी, जो बहुत ज़्यादा तनकीद करते आते हैं, हम देखते हैं बीजेपी के इन तमाम इक़दामात के ऊपर, आज भी उन्होंने तनकीद की है, ट्वीट किया है और इस बात की सख्त तौर पर इसको तनकीद का निशाना बनाया है ये जो इक़दाम उठाया गया है। अब ये हुआ क्यों है? इस पर क्या बीजेपी का कोई मौक़िफ़ सामने आया है? आरएसएस नज़रिए में क्यों इतना ज़्यादा इख्तलाफ मौजूद है और क्यों इतनी ज़्यादा नफ़रत मौजूद है मुसलमानों के ख़िलाफ़? ये सारी चीज़ें हमारे पास एक पैकेज के अंदर है। ये पैकेज भारतीय हुकूमत ने मुसलमानों के साथ साथ अब मुसलमानों की तारीख भी मिटाने की ठान ली है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मरकजी तालीमी निज़ाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 2022-23 सेशन के लिए चंद अहम मौज़ूआत को सिलेबस से हटा दिया है।
जिनमें मुगल दरबार समेत फैज अहमद फैज के अशार पर मबनी पोस्टर्स भी शामिल हैं। 10वीं, 11वीं, 12वीं की तारीख और सियासत की किताबों में ये तब्दीलियां देखने में आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 11वीं और 12वीं की निसाब से गैर वाबस्ता तहरीक, सर जंग का जमाना, अफ्रीकी और एशियाई खित्ते में इस्लामी सल्तनत का उरूज और सनती इनकलाब जैसे अहम मौज़ूआत निकाल दिए गए हैं। जबकि 10वीं जमात के निसाब से फैज अहमद फैज की 2 नज़मों के चंद सतूर पर मबनी पोस्टर्स को हज़फ कर दिया गया है। भारतीय तालीमी माहिरीन का कहना है कि निसाब तालीम में वक्त के साथ रद्द बदल होता है, जिसे माहिरीन की वर्कशॉप या कमेटी में तय किया जाता है। लेकिन बीजेपी की हुकूमत में आने के बाद से तालीम को भी जाफरानी रंग में रंगा जा रहा है और ये उसकी एक मिसाल है। सोशल मीडिया पर भी इस मामले के मुतालिक बाज़ गश्त सुनाई दे रही है और हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी ने भी अपने ट्वीट में इन मौज़ूआत को सिलेबस से खत्म करने पर सख्त गिर हिंदू नजरियात रखने वाली तंजीम आरएसएस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। भारतीय थिंक टैंक के एक सीनियर अफसर का कहना है कि 2011 में वाजपेयी हुकूमत के दौर में भी सिलेबस में रद्द बदल की कोशिश की गई थी, लेकिन वो हिज़्ब इख्तिलाफ और मुख्तलिफ शोबों की तनकीद के बाद नाकाम हो गई थी। लेकिन बीजेपी की हुकूमत मजबूत है, हिज़्ब इख्तिलाफ कमजोर है, इसलिए वो बहुत तेजी के साथ अपने मंसूबे को अमली जामा पहना रहे हैं। अमेरिका का रुख करना है जी हमें, और आपको याद होगा इसी प्रोग्राम के अंदर हम मुतादिद बार अमेरिका के हवाले से एक ख़बर पर बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा बहस कर चुके हैं। वो ख़बर जो अक्सर अमेरिका से आ रही होती है वो ये होती है कि यहाँ चूँकि हर शख्स को इख्तियार हासिल है, यह हक़ हासिल है कि वो अपने दिफा के नाम पर यहाँ पर गन रख सकता है, असलहा रख सकता है। और ये जो असलहा है, ये जो कानून है, इससे बहुत सारे बेगुनाह लोगों की जानें जो हैं वो जा रही हैं। और इसमें बहुत अफसोस की बात यह है कि कम उम्र बच्चे हैं इनमें शामिल हैं जिनकी जानें चली जाती हैं। अभी जो एक हालिया रिपोर्ट शाया हुई है अमेरिका में बढ़ते गन वायलेंस को लेकर, जो तहकीक के बाद शाया की गई है, वो ये बताती है कि अमेरिका में असलहे के इस कानून के होने की वजह से जो हलाकतें ट्रैफिक हादसात की वजह से होती हैं, उन अमवात को कहीं बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया गया है। वो आदाद शुमार कहीं बहुत पीछे रह गए हैं। अगर सिर्फ 2020 की बात करें, 2020 की बात करें, तो तकरीबन 4300 नौजवान या जो कम उम्र बच्चे थे वो गन वायलेंस की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे। बहुत बड़ी एक तादाद है जो बताई गई है, लेकिन ये सिलसिला यहाँ पर थमा नहीं है। 2020 के बाद ये सिलसिला बढ़ता चला गया है। अभी जब 2022 में हम आपसे बात कर रहे हैं, तो अभी जब इसके 4 महीने गुजरे हैं इस साल के, उसमें भी 20 वाक़यात जो हैं फायरिंग के अमेरिका के अंदर हो चुके हैं, और इसमें दर्जनों वाक़यात जो हैं स्कूलों के अंदर हुए हैं, और बहुत सारे बच्चों की इसके अंदर अमवात भी हुई हैं। लेकिन हमें वहाँ पर 2 तरह के तबकात दिखाई दे रहे हैं अमेरिका के अंदर। कहा जा रहा है बहुत सारी जो आदाद शुमार जारी किए जाते हैं अक्सर अमेरिका में, वो ये कहते हैं कि तकरीबन 45% लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि जी गन वायलेंस को ख़त्म करने के लिए जो ये कवानीन हैं गन रखने के, असलहा रखने के, उनमें तरमीम की जानी चाहिए। लेकिन 55% लोगों का मानना ऐसा है कि जी हमें हमारे दिफा का हक़ हासिल है और इस बारे में कोई तरमीम नहीं की जानी चाहिए। जब जो बाइडन आए थे, उन्होंने भी ये वादा किया था कि जब मैं हुकूमत में आ जाऊँगा, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊँगा, तो मैं इन कवानीन को तब्दील करूँगा, लोगों की जान को महफूज बनाऊँगा। लेकिन उनको इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना रहा कि अभी तक वो इस बारे में कानून साजी नहीं कर पाए हैं। ये जो नई तहकीक आई है अमेरिका में असलहे की वजह से होने वाले वायलेंस के ऊपर, ये तहकीक क्या बता रही है, आप खुद देख लीजिए। अमेरिका में बंदूकों से होने वाली अमवात ने कार हादसात में होने वाली अमवात को भी पीछे छोड़ दिया। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के आदाद शुमार से पता चलता है कि 2020 में मजमूई तौर पर 4300 से ज्यादा नौजवान और 9 उम्र बंदूकों के जरिए कत्ल किए गए। न्यू इंग्लैंड जर्नल मेडिसिन में शाया होने वाली तहकीक में ये इंकशाफ हुआ कि गुज़िश्ता सालों में नौजवान अमरीकियों में मौत की सबसे बड़ी वजह कार हादसा थी, जबकि बंदूक से होने वाली अमवात दूसरे नंबर पर थी। लेकिन वक्त के साथ साथ कारों की अमवात में कमी आई और सन 2020 में 19 साल से कम उम्र के तकरीबन 3900 अमरीकी ही कार हादसात में हलाक हुए, जिसके मुकाबले में गन वायलेंस से होने वाली अमवात अब पहले नंबर पर आ गई है। तहकीक में ये बात सामने आई है कि 1 से 19 साल की उम्र के अमरीकियों में बंदूक से होने वाली अमवात में इजाफा मुल्क भर में आतिशी हथियारों से होने वाली हलाकतों का मजमूई तौर पर 33.4% हिस्सा बनता है, जबकि खुदकुशी
قتل, غیر ارادی اور غیر متعین اموات جیسی تمام وجوہات کے تحت بچوں اور نوعمروں میں بندوق سے ہونے والی اموات کی مجموعی شرح میں 29.5% اضافہ ہوا ہے، جو کہ امریکہ کی وسیع آبادی کے دوسرے کسی بھی گروپ کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ ہے۔ نسلی آبادی کے لحاظ سے بھی اموات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اس ضمن میں سیاہ فام امریکیوں میں بندوقوں سے اموات سیاہ فام امریکیوں کے مقابلے میں زیادہ بڑی ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ 2020 کے اوائل میں کرونا وبا شروع ہونے کے بعد سے امریکہ میں بندوق سے کیے جانے والے تشدد میں اضافہ ہوا ہے۔ فروری میں امریکہ میں ہی شائع ہونے والے ایک جریدے نے تحقیق میں یہ بتایا کہ 75 بالغ افراد گزشتہ سال جنوری اور اپریل کے درمیان پہلی بار بندوق کے مالک بنے، جبکہ مجموعی طور پر امریکی شہریوں کے پاس 39 کروڑ بندوقیں یا آتشی اسلحہ ہے۔ سمال آرمز سروے کی رپورٹ کے مطابق دنیا کا 40% اسلحہ امریکی عوام کے پاس ہے۔ سروے کے مطابق دنیا بھر کے شہریوں کے پاس 85 کروڑ 70 لاکھ چھوٹی بندوقیں ہیں، جن میں سے 39 کروڑ 30 لاکھ بندوقیں امریکہ میں ہیں۔ مجموعی طور پر امریکہ کے شہریوں کے پاس 25 ممالک سے زیادہ اسلحہ موجود ہے۔ اسلحے اور اس سے بڑھتی اموات کا معاملہ وقت کے ساتھ مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے، لیکن امریکہ میں اسلحے کی لابی اتنی مضبوط ہے کہ امریکی کانگریس اب تک ہتھیاروں کو محدود کرنے سے متعلق کوئی قدم نہیں اٹھا سکے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی الیکشن کمپین میں گن وائلنس روکنے کے لیے مضبوط قوانین بنانا ان کے مینڈیٹ میں شامل رہا، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد ان کی توجہ بھی دوسرے مسائل کی جانب زیادہ مرکوز رہی۔ گزشتہ سال اپریل میں صدر بائیڈن نے شدید دباؤ کے بعد گن وائلنس روکنے کے لیے انتظامی اقدامات کا اعلان بھی کیا، لیکن ابھی تک کسی بھی بل پر عمل درآمد نہیں کرایا جا سکا ہے۔ بالکل جی، اعلانات کیے جا رہے ہیں لیکن کسی بھی بل پر ابھی تک عمل درآمد نہیں کروایا جا پا رہا ہے بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے۔ یہ تو آپ نے جانی امریکہ کی صورتحال۔ اب ایک اور جگہ کا رخ کر لیتے ہیں جہاں دوسری مدت کے لیے گزشتہ 20 سالوں میں اگر بات کریں تو صدر جو ہیں وہ دوبارہ اگلے 5 سال کے لیے منتخب ہو گئے ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں فرانس کی، جہاں صدر ایمانوئل میکرون جو ہیں وہ اپنی جو حریف تھیں میری لاپین، جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ قوی امکانات ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں گی، ان کو شکست دینے کے بعد دوبارہ سے اگلے 5 برس کے لیے فرانس کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے جی کہ میرین لاپین جو ہیں انہوں نے 41.4% ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مقابلے میں تقریباً 58.6 ووٹ حاصل کیے ہیں ایمانوئل میکرون نے، اور ایک بار پھر سے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ وعدہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جی چونکہ ان کو کامیاب کروایا گیا ہے یہاں کے عوام کی جانب سے، پہلے بھی جب الیکشن مہم وہ چلا رہے تھے تو ان کا کہنا یہی تھا کہ وہ تقسیم ہوئے فرانس کو، منقسم فرانس کو دوبارہ سے متحد کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن چیلنجز بہت زیادہ بڑے ہیں جن کا ایمانوئل کو سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا چیلنجز ہیں؟ اس سے پہلے انہوں نے فرانس کے لیے ایسا کیا کیا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کو ووٹ ڈالے ہیں، لیکن دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ان کی حریف تھیں الیکشن کے اندر ان کو بہت بڑی تعداد میں ووٹ جو ہے وہ ڈالا گیا ہے، 41.4%۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں فرانس کے اندر، اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس رپورٹ میں دیکھیے۔ فرانسیسی صدر میکرون انتہائی دائیں بازو کی حریف مارین لیپن کو ہرا کر اگلے 5 سالوں کے لیے دوبارہ صدر منتخب ہو گئے۔ وزارت داخلہ کے سرکاری نتائج کے مطابق میکرون نے دوسرے راؤنڈ میں مارین لیپن کے 41.4% ووٹ کے مقابلے میں تقریباً 58.6% ووٹ حاصل کیے۔ فرانس بھر میں ووٹنگ کے لیے 70,000 پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے تھے۔ 44 سالہ میکرون دوسری بار اس عہدے پر منتخب ہونے والے ملک کے تیسرے صدر بن گئے ہیں۔ فرانس میں 10 اپریل کو انتخابات کا پہلا مرحلہ ہوا، جس میں کل 12 امیدوار رد مقابل تھے۔ 2017 کے انتخابات میں بھی صدر میکرون اور مارین لیپن مد مقابل تھے، جس میں صدر میکرون نے 66.06% ووٹوں کے ساتھ صدر منتخب ہوئے تھے۔ میرین لیپن ہاری تو ہیں، لیکن ان کے مجموعی ووٹوں میں اضافہ ہوا ہے۔ فرانس کے الیکشن میں ووٹر ٹرن آؤٹ 72% رہا، جو کہ 1969 کے بعد سے سب سے کم ہے۔ اپنی جیت کی تقریر میں صدر میکرون نے دوبارہ ملک کا صدر منتخب کرنے پر عوام سے یہ وعدہ کیا کہ وہ قوم کو ایک بار پھر سے متحد کریں گے۔ صدر میکرون نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ بے شمار رائے دہندگان نے ان کو صرف اس لیے ووٹ دیا تاکہ وہ انتہائی قوم پرست، انتہائی دائیں بازو کی امیدوار میرین کو ہرا سکیں، اور وہ ان تمام لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے اور سب کے صدر بن کر دکھائیں گے۔ فرانس کے صدر میکرون کی فتح کو فرانس میں دائیں بازو کی انتہا پسندی کے خلاف
एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। सदर मैक्रोन को इस बार के इलेक्शन में बतौर सदर मुंतखब होने की वजह से एक ऐसे सियासतदान की हैसियत से देखा जा रहा है जिसने महज 5 साल में आलमी सियासी मंजरनामे पर एक अहम खिलाड़ी के तौर पर अपनी साख बना ली है। फ्रांस को इस वक्त यूरोपियन यूनियन का एक अहम फैसला साज रुकन मुल्क माना जा रहा है। खास तौर से रूस और यूक्रेन की मौजूदा जंग के खात्मे की कोशिशों के लिए फ्रांस इस वक्त गैर मामूली किरदार अदा कर रहा है। सदर मैक्रोन के दोबारा सदर मुंतखब होने से अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने भी सुख का सांस लिया है। बिल्कुल जी, प्रोग्राम में अब हमें आपको ख़बर देनी है बड़े आज़म अफ्रीका से, जहां अक्सर हम ये कह रहे होते हैं क्योंकि बाद अच्छी खबरें नहीं आ रही होती हैं। आज भी सूडान से खबर आई है जहां 2 बड़े ग्रुपों के दरमियान एक बहुत खौफनाक तसादुम हुआ है और इस तसादुम के नतीजे में 168 अफराद जो हैं वो मौत के मुंह में चले गए हैं और बताया जा रहा है कि सैकड़ों घर जो हैं इस गांव के अंदर जला दिए गए हैं। दारफोर सूबा है, उसका एक इलाका है जहां ये सारा वाक़या हुआ है। अच्छा, अब थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड अगर मैं आपसे शेयर कर लूँ तो ये जो इलाका है दारफोर सूबा जो है, यहाँ पर 2 मुख्तलिफ आप समझ लीजिए कि गाँव हैं, 2 धड़े अगर हम इनको कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इनके अंदर 2003 से ये तसादुम जो है जारी है। अब होता क्या है कि चूँकि पूरे गाँव के गाँव हैं, हज़ारों की तादाद में ये लोग हैं जो एक धड़े के अंदर हैं, दूसरे धड़े के अंदर हैं। अब इनके अंदर जब तसादुम हुआ तो ये एक दूसरे के गांव जो हैं उनके ऊपर धावा बोल देते हैं, एक दूसरे के इलाकों के ऊपर धावा बोल देते हैं। और ये धावा इस तरह से नहीं है कि जी चंद दर्जन लोग जो हैं आते हों, बल्कि सैकड़ों हज़ारों की तादाद में ये दूसरों के गाँव पर जाकर धावा बोलते हैं। अभी भी ऐसा ही हुआ है। जो अभी तक अगर 2003 से लेकर आज तक की हम 2022 तक की बात कर लें, 2022 तक की बात कर लें, 2003 से लेकर, तो कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 3 लाख लोग इन 2 धड़ों के दरमियान तसादुम की वजह से हलाक हो चुके हैं और तकरीबन 25 लाख लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ घरों को नज़र आतिश कर दिया जाता है। जब मारा जाता है, तसादुम के अंदर खून खराबा किया जाता है, तो बहुत सारे लोग अपना इलाका जो है वो छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं और जो निकलने में कामयाब नहीं होते हैं वो मारे जाते हैं। अच्छा, आपको ये भी बताएं कि जनवरी 2020 में जो यहाँ पर अमन दस्ते तैनात किए गए थे, हालात चूँकि थोड़े बेहतर हुए थे उनकी तैनाती के बाद, तो इन दस्तों को हटा लिया गया था, लेकिन एक बार फिर से ये दस्ते जो हैं इनको तैनात किया जाना चाहिए, ये मुतालिबा वहाँ के लोगों का सामने आ रहा है। जब इतनी बड़ी तादाद में ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो उसको लेकर उतने ही बड़े इक़दाम क्यों नहीं किए जा रहे हैं? इतने लोगों की जान जा चुकी है, 3 लाख अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और इसके अंदर इजाफा होता चला जा रहा है, तो इक़दाम क्या किए जा रहे हैं? अमन दस्ते पहले क्या किरदार अदा कर चुके हैं और अभी क्या किरदार अदा कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें इस पैकेज में। अफ्रीकी मुल्क सूडान में 2 फ़रीकैन के दरमियान एक और खौफनाक तसादुम, 168 कीमती जानें निकल गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मगरबी दारफोर में अरब अक़लियती और हुकूमती सरपरस्ती सरगर्मियां अंजाम देने वाले ग्रुप में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 2 तरफ हमलों के नतीजे में अब तक 168 अफराद हलाक हो चुके हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक इस तसादुम का आगाज जुमे को हुआ जब सूडान के इलाके में 2 कबायलियों की हलाकत पर मुखालफिन पर धावा बोल दिया और दर्जनों झोंपड़ियों को राख बना डाला। सूडानी इमदादी ग्रुप के मुताबिक मगरबी दारफोर सूबे के इलाके में लड़ाई में 98 दीगर जख्मी भी हुए हैं। इंतजामिया का कहना है कि मुसल्लह ग्रोहों ने जख्मी लोगों पर भी हमला किया जब वो शहर के मरकजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। रेड क्रॉस की बैनुल अक़वामी कमेटी ने हुकाम से मुतालबा किया है कि वो जख्मियों की अस्पतालों में महफूज आमद को यकीनी बनाएं। इससे कबल भी दिसंबर 2021 में कबायली फसादात के नतीजे में 199 अफराद हलाक हो गए थे। तनाज़ात से मुतासर होने वाले कुछ शहरी सिक्योरिटी के हालात की वजह से अस्पतालों तक नहीं पहुँच पाते। जर्मन नशियाती इदारे के मुताबिक दारफोर में 2003 में मुसल्लह तनाज़ा शुरू हुआ था। वहाँ की मकामी आबादी का कहना है कि मरकजी हुकूमत ने उन्हें सियासी और इक्तिसादी तौर पर अकेला कर दिया है। हुकूमत की तरफ से इस मुबैना इस्तेसाल के बाद इलाके के मुख्तलिफ कबाइल ने हुकूमत के खिलाफ हथियार उठा लिए। जिम एक ऐसी तहरीक है जिसके तहत कई बागी ग्रुप हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत ने उस वक्त के सूडान सदर उमर हसन अल बशीर पर दारफोर में कत्ले आम और दीगर जंगी जराइम के इल्जामात आयद किए थे।
ताहम खुर्तुम हुकूमत ऐसे तमाम तर इल्जामात को मुस्तरद किया। अक़वाम मुत्तहिदा समेत मगरबी ममालिक की मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद अभी तक दारफुर के बागियों और खुर्तुम हुकूमत के माबैन कोई अमन मुआहिदा मुमकिन नहीं हो सका। मगरबी दारफुर सूबे में 2003 से तेल पर कब्जा हासिल करने के सिलसिले में अब तक लड़ाई जारी है, जिसके नतीजे में 3 लाख अफराद हलाक और 25 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। रिपोर्ट आपने देखी। हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते आपको हमारा सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ जो पैकेजेस के अंदर हम आपको नहीं बता पा रहे होते हैं वो इसी सेगमेंट के अंदर मौजूद होती हैं। बहुत सारी दिलचस्प अजीब खबरें भी होती हैं आपके जानने के लिए। ये सेगमेंट देखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी अल्लाह के बाद। कुछ लोग सारी जिंदगी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन चंद खुशनसीब लोग ऐसे होते हैं जो अपने जिस्म की कुदरती साख्त की बदौलत आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लेते हैं। अमरीकी नौजवान डांटे बर्नीस इन चंद लोगों में शामिल हैं। अमरीकी शहरी की जबान की मोटाई 48 इंच है, जिसके बायस उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बर्नीस की जुबान पिंग पोंग बॉल जितनी मोटी है, जो इंतहाई हैरत अंगेज बात है। बर्नीस का कहना है कि इनकी जुबान इनके लिए फख्र का बायस है और अपनी जुबान को बतौर तोहफा देखते हैं। दुबई में गाड़ियों की 3 हिस्सों वाली नंबर प्लेट 9.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर में फरोख्त हो गई। गैर मिल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के तिजारती मरकज दुबई में मुनाकिद की गई एक नीलामी में गाड़ी की 3 हिस्सों वाली नंबर प्लेट्स की महंगी नीलामी के अलावा एक खुसूसी मोबाइल नंबर 13 लाख डॉलर से जायद में फरोख्त हुआ है। मोस्ट नोबल नंबर नामी इस खैराती नीलामी का इनेकाद 1 अरब मुस्तहिकीन के लिए खाना फराहम करने के लिए किया गया था। इस नीलामी के पहले 2 घंटों में 1 करोड़ 40 लाख डॉलर से जायद रकम जमा हो गई थी। बरतानिया में कार जंपिंग के मुकाबले का इनेकाद हुआ, जिसमें मुल्क भर से तरबियत याफ्ता और नए कार जंपिंग के शौकीन लोगों ने हिस्सा लिया। इस मुकाबले में गाड़ी को तेज रफ्तारी से लाकर सामने मौजूद रैंप पर चढ़ाकर रास्ते में रखी गई पुरानी गाड़ियों के ऊपर से गुजारना होता है। कई लोग इसमें कामयाब रहे, जबकि कई की गाड़ियां मंजिल पर पहुंचने से पहले ही उलट गईं। ये मुकाबला केविन लॉर्डिंग नामी ड्राइवर जीतकर और इनामी रकम के हकदार ठहरे। जो लोग हाथी को अक्लमंद सा नहीं समझते, वो भी इंटरनेट पर वायरल हाथी की ज़ियानत की वीडियो देखकर मानने को तैयार हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो में एक हाथी को 350 किलोग्राम से ज्यादा वजनी लकड़ी के तख्ते को एक छोटे मीनार पर रखते हुए देखा जा सकता है। ये तख्ता रखते हुए हाथी के लिए अहम मसला तख्ते का तवाज़ुन था, ताकि वो जमीन पर न गिरे, लेकिन हाथी ने इंतहाई महारत से तख्ते को बिना गिराए मंजिल तक पहुंचाया। हाथी की ज़ियानत को देखते हुए कुछ सोशल मीडिया सारिफीन का कहना था कि अब वक्त आ गया है कि हाथियों को कैद में रखना बंद कर दिया जाए और इनकी जंजीरें खोल दी जाएं। साल के इस महीने में घाना में दुनिया भर से आने वाले सयाहों की तादाद में इजाफा हो जाता है। सयाह घाना के इलाकों का बड़ी तादाद में रुख करते हैं। यहाँ पर साल के इस पहर सयाहों के आने की सबसे बड़ी वजह पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल और कार्निवाल है। गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना की वजह से इस फेस्टिवल की रौनकें मांद पड़ी थी, लेकिन रवां साल 400 खिलाड़ियों ने दुनिया भर से इस फेस्टिवल का हिस्सा बनने के लिए रजिस्ट्रेशन कराई। खाना के शहरियों को उम्मीद है कि इस फेस्टिवल का इनेकाद इनके मुल्क को पैराग्लाइडिंग की दुनिया में एक मरकज के तौर पर कायम करने में मदद करेगा।